जरा सोचिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस धरती पर एक ऐसी भी जगह है जहां जिंदगी का हर नियम बदल जाता है, जहां सूरज कभी महीनों तक नहीं उगता और कभी महीनों तक ढलता ही नहीं, जहां ठंड इतनी तीखी है कि आपकी सांसें तक जम जाएं, जहां आप एक ही जगह पर खड़े होकर कल, आज और कल तीनों में एक साथ हो सकते हैं, जहां कोई ऑफिशियल टाइम जोन नहीं चलता, जहां बर्फ के नीचे लाखों साल पुराना पानी अब भी बह रहा है। और कुछ साइंटिस्ट का तो मानना है कि यहाँ कुछ ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो इस पृथ्वी के नहीं हो सकते। और हैरानी की बात यह है फ्रेंड्स कि इस जगह पर हर देश का हक है, लेकिन किसी का हक नहीं है। ये वो जगह है दोस्तों जहाँ फ्यूचर के वार नहीं बल्कि फ्यूचर के प्लेनेट डिसाइड होते हैं। और इस रहस्य के बीच छिपा है हमारी धरती का अतीत, भविष्य और जलवायु का सच। स्वागत है फ्रेंड्स एंटार्क्टिका में, एक ऐसा संसार जहां सिर्फ बर्फ नहीं जमी है बल्कि इतिहास, रहस्य और विज्ञान सब कुछ जमे हुए हैं। दोस्तों, एंटार्क्टिका नाम सुनते ही जहान में सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान ही आता है, लेकिन ये सिर्फ बर्फ नहीं है बल्कि हमारी धरती का टाइम मशीन है, क्योंकि इसकी जो बर्फ की परतें हैं इसमें लाखों साल पुरानी हवा, धूल और गैसें जमी हुई हैं जो हमें धरती के अतीत के मौसम और वातावरण की पूरी कहानी बताती हैं। ये एंटार्क्टिका दोस्तों पूरी एक विज्ञान की प्रयोगशाला है, क्योंकि साइंटिस्ट यहाँ पर आकर यहाँ की बर्फ, समंदर, हवा, चट्टानों और सूर्य की किरणों पर रिसर्च करके ये पता लगाते हैं कि क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन कैसे हो रहा है, धरती का टेम्परेचर लाखों सालों में कैसे बदला, ओजोन लेयर में छेद क्यों हुआ और फ्यूचर में समंदर का लेवल कैसे बढ़ सकता है। इन सब चीज़ों से ये भी कहा जा सकता है दोस्तों कि ये एंटार्क्टिका हमारी धरती की फ्यूचर की वार्निंग बेल भी है। ये कॉन्टिनेंट फ्रेंड्स धरती के साउथ पोल पर एग्जिस्ट करता है, एक ऐसा कोना जहां से ऊपर आपको प्रैक्टिकली नॉर्थ डायरेक्शन ही दिखेगा, क्योंकि ये धरती का बिल्कुल निचला हिस्सा होता है। ये बर्फीला कॉन्टिनेंट दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट से भी बड़ा है, और अगर इंडिया से तुलना करें तो ये लगभग 4 गुना बड़ा है। एंटार्क्टिका को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है ईस्ट एंटार्क्टिका और दूसरा है वेस्ट एंटार्क्टिका। ईस्ट वाला पार्ट जो है दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा और पुराना भी है, वहीं वेस्ट वाला पार्ट जो है वो ईस्ट की तुलना में नया, नीचा और पतला है, साथ ही समंदर के ज़्यादा करीब है। इस कॉन्टिनेंट के चारों ओर फैला है दोस्तों सदर्न ओशियन, जो इस कॉन्टिनेंट को पूरी दुनिया से अलग कर देता है। दिलचस्प बात यह फ्रेंड्स कि एंटार्क्टिका को बर्फीला रेगिस्तान या फिर पोलर डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश या फिर बर्फबारी बेहद ही कम होती है। एक्चुअली ये जो बर्फ वहाँ पर दिखाई देती है ये बर्फ कोई नई बर्फ नहीं है, बल्कि हजारों साल पुरानी जमी हुई बर्फ की परतें हैं। इस कॉन्टिनेंट में बारिश या फिर बर्फबारी ना होने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि यहाँ एक्सट्रीम ठंड होने के कारण सब्लिमेशन यानी कि बर्फ का जो डायरेक्ट भाप में बदलाव होता है वो बहुत कम होने से यहाँ की हवाओं में ह्यूमिडिटी यानी कि नमी जो है वो बेहद ही कम हो जाती है। ये ह्यूमिडिटी और बारिश की कमी ही एक वजह है दोस्तों जिससे इस कॉन्टिनेंट को बर्फ होते हुए भी सबसे सूखा कॉन्टिनेंट कहा जाता है। आपको बता दें कि यहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन भी नहीं रहती, बल्कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के कुछ बेस स्टेशन हैं, यानी कि ये धरती का एकमात्र ऐसा कोना है जहाँ इंसान ने बस टेम्पोररी कदम रखा है दोस्तों। एंटार्क्टिका को अगर धरती का सबसे ठंडा कोना कहा जाए फ्रेंड्स तो गलत नहीं होगा। हालांकि एंटार्क्टिका में समंदर के किनारे थोड़ा माइल्ड टेम्परेचर होता है, समर में ये 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट के बीच के प्लेट्यू और साउथ पोल में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, और विंटर में ये एक्सट्रीम -60 डिग्री सेल्सियस से -80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अब तक इस कॉन्टिनेंट पर ऑफिशियली जो लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है फ्रेंड्स वो 1983 में -89 डिग्री सेल्सियस तक का है। ये कितना अजीब लगता है दोस्तों कि यहाँ साल में 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं और बाकी 6 महीने सूरज ढलता ही नहीं। हालांकि इसका रीज़न बड़ा सिंपल है। आपने स्कूल में पढ़ा होगा दोस्तों कि हमारी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री टिल्ट यानी कि झुकी है। इस झुकाव की वजह से जब धरती सूरज के चक्कर लगाती है तो कभी साउथ पोल या कहें कि एंटार्क्टिका सूरज की तरफ होता है और कभी सूरज से दूर होता है। जब एंटार्क्टिका सूरज की तरफ होता है तो लगभग 6 महीने लगातार 24 घंटे दिखाई देता है, और जब एंटार्क्टिका सूरज से दूर होता है
तो सूरज लगभग 6 महीने तक लगातार दिखाई ही नहीं देता। आपको बता दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर हवा इतनी ठंडी और तेज बहती है कि कैटाबैटिक विंड्स लगभग 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार तक पहुँच जाती हैं, जो दुनिया की सबसे खतरनाक हवाओं में से एक हैं। इस सिचुएशन में साइंटिस्ट का बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि अंटार्कटिका एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अर्थ के नॉर्मल जगहों की तरह यहाँ कोई ऑफिशियल टाइम जोन नहीं चलता। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स जिससे कि टाइम फिक्स किया जाता है, ये सारी लॉन्गिट्यूड्स अंटार्कटिका के साउथ पोल में ही एक ही जगह पर मिल जाती हैं। असल में क्या है फ्रेंड्स कि अर्थ को 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स में बांटा गया है और हर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड के अंतर पर लगभग 1 घंटे का अंतर आ जाता है। इसलिए हर देश अपने स्थान के लॉन्गिट्यूड के बेस पर यूटीसी यानी कि कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम से समय फिक्स करते हैं। लेकिन अंटार्कटिका के साउथ पोल में ये सारी लॉन्गिट्यूड्स जब एक ही जगह पर मिल जाती हैं तो ऐसे में लॉन्गिट्यूड्स के बीच में गैप नहीं रह जाता, या कहें कि एक ही जगह पर एक साथ 24 टाइम जोन मौजूद हो जाते हैं, जिससे टेक्निकली अंटार्कटिका के साउथ पोल पर कोई स्पेसिफिक टाइम जोन फिक्स नहीं किया जा सकता। हालांकि साउथ पोल से हटकर बाकी जगह तो लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल फैले हैं, तो अगर चाहें तो अलग अलग जगह पर टाइम फिक्स किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती, तो वहाँ कोई लोकल टाइम जोन फिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बाकी यहाँ पर जो रिसर्च स्टेशन है वो अपने देश या फिर सप्लाई बेस यानी कि उस देश या शहर का टाइम यूज़ करते हैं जहाँ से उसे सामान या टीम की सप्लाई एक्सेट्रा का सपोर्ट मिलता है। मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ पर घड़ी भी उलझ जाती है। लेकिन अब असली रहस्य स्टार्ट होता है दोस्तों। क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका में बर्फ सिर्फ ऊपर तक नहीं है बल्कि लगभग 3 किलोमीटर मोटी परतों में नीचे तक फैली है, और इसके नीचे छिपी है एक अद्भुत दुनिया। यही पाया गया है फ्रेंड्स लेक वोस्टॉक, एक ऐसी झील जो लगभग 1.5 करोड़ सालों से बर्फ के नीचे बंद है। जब साइंटिस्ट ने बर्फ को ड्रिल किया तो इसमें से कुछ माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव निकले जो धरती के किसी भी नॉन स्पीशीज से मेल ही नहीं खाते थे। अब दोस्तों क्योंकि ये माइक्रोब्स लंबे समय तक बिना रोशनी यानी कि अंधेरे, ठंड और ऑक्सीजन रहित वातावरण में जीवित थे, तो साइंटिस्ट को लगा कि अगर ये माइक्रोब्स अर्थ पर जीवित रह सकते हैं तो जुपिटर के नेचुरल सैटेलाइट यूरोपा और मार्स पर भी जीवन संभव हो सकता है, क्योंकि वहाँ का माहौल भी लगभग सेम ही है। मतलब ठंडा, अंधेरा और बर्फ के नीचे मौजूद पानी। इसीलिए यूरोपा और मार्स पर भी साइंटिस्ट लाइफ की तलाश कर रहे हैं। बहुत से लोग मानते हैं दोस्तों कि अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ है, लेकिन इसके नीचे 100 से भी ज़्यादा वॉल्केनोज यानी कि ज्वालामुखी छिपे हैं। इनमें से माउंट इरेबस आज भी एक्टिव है। वैज्ञानिकों को डर है कि अगर इन वॉल्केनोज में कुछ और जग गए तो बर्फ की मोटी परतें पिघल सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो समंदर का लेवल कई मीटर तक बढ़ जाएगा। यानी दुनिया के कई समंदर के किनारे वाले शहरों के डूबने से उनका नक्शा बदल सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि साइंटिस्ट ने एक और चौंकाने वाली चीज खोजी है, और वो है गेम्बुट-सेओ माउंटेन्स, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका है। यहाँ की बर्फ में लाखों साल पुरानी हवा के छोटे छोटे बुलबुले फंसे हैं। जब इन हवा के बुलबुलों में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटसेट्रा को एनालाइज किया गया तो पता चला कि पिछले लगभग 8 लाख सालों में धरती का टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूशन एटसेट्रा कैसा था। यहीं से हमें पता चला फ्रेंड्स कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले अर्थ में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 280 ppm था, जो आज 420 ppm से ऊपर जा चुका है। एक्चुअली ppm मतलब फ्रेंड्स पार्टिकल पर मिलियन होता है, तो CO2 का ppm बताता है कि हवा के 1 मिलियन पार्टिकल में CO2 की मात्रा कितनी है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यानी कि लगभग 250 सालों में कोयला, तेल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स यानी कि जीवाश्म ईंधन के जलने से एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लगभग 50% बढ़ गया, जो ये बता रहा है कि अर्थ का टेम्परेचर, मौसम, जल और जीवन कितनी बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो अर्थ पर सूर्य से आए हीट को वापस ही नहीं जाने देता, जिससे टेम्परेचर बढ़ता है। फिर इससे और भी चीज़ों में बुरी तरीके से बदलाव होता है। वैसे इन सब चीज़ों की डिटेल चर्चा मैंने ग्लोबल वार्मिंग के इस वीडियो में की है।
अगर आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि यहाँ इतनी तगड़ी ठंड पड़ने के बावजूद भी जो जिंदगी है वो हार नहीं मानती, क्योंकि यहाँ रहते हैं एम्पीरियल पेंगुइन्स जो -60 डिग्री सेल्सियस में भी अपने अंडे सेते हैं। इसके अलावा सील्स, व्हेल्स और छोटे से क्रिल जैसे जीव इस बर्फीले इकोसिस्टम की रीढ़ हैं। एंटार्क्टिका को फ्रेंड्स 1820 के आसपास खोजा गया, लेकिन इसकी असली रेस स्टार्ट हुई 1911 में, जब नॉर्वे का रोल्ड एमंडसन और ब्रिटेन का रॉबर्ट स्कॉट साउथ पोल तक पहुंचने के रेस में उतरे। इसमें एमंडसन जीत गया और स्कॉट हार गया, क्योंकि ये बाद में पहुंचा और वापस लौटते वक्त इसकी डेथ भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों ये कहानी आज भी इंसानी हिम्मत और जिद की मिसाल है। हालांकि इसके बाद की भी कहानी बड़ी फेमस है, जब 1914 में ब्रिटिश साइकिलटन अपनी टीम के साथ इंडोरेंस जहाज पर एंटार्क्टिका को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करने के लिए निकले थे। लेकिन ये जर्नी स्टार्ट करने से पहले ही इनका जहाज बर्फ में फंसकर डूब गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सारे लोगों को जिंदा वापस लाया। इसे द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी एवर टोल्ड कहा जाता है फ्रेंड्स। एंटार्क्टिका में फ्रेंड्स 50 से भी ज्यादा कंट्रीज के बहुत सारे रिसर्च स्टेशन हैं, जहां पर ग्लेशियोलॉजी, सिस्मोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी यानी कि बर्फ से जुड़ी स्टडी, पृथ्वी की गहराई में हो रहे हलचल की स्टडी, छोटे जीवों की स्टडी और आकाशीय पिंडों की स्टडी, हर तरह का रिसर्च चलते हैं। अगर इंडिया की बात करें दोस्तों, तो इंडिया ने 1981 में अपनी पहली एक्सपेडिशन यानी कि मिशन भेजा। इसके तहत 1983 में इंडिया का पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री एंटार्क्टिका में बनाया गया। लेकिन कुछ सालों में ये वहाँ बर्फ में दबने लगा, जिसके कारण इसे परमानेंट रिसर्च के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद 1989 में मैत्री और 2012 में भारती नाम के 2 और स्टेशन खोले गए, जो आज भी एक्टिव हैं। यहाँ इंडियन साइंटिस्ट क्लाइमेट, ग्लेशियर और इन्वायरमेंट पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। यानी धरती के सबसे सन्नाटे वाले हिस्से में भी भारत की आवाज गूंज रही है फ्रेंड्स। यहीं से दोस्तों 1980s में साइंटिस्ट ने पाया कि एंटार्क्टिका के ऊपर ओजोन लेयर बहुत पतली हो गई है, जिसका कारण था CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो रेफ्रिजरेटर्स, AC, स्प्रे एक्सेट्रा में इस्तेमाल होते थे। इस खोज से पूरी दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि ओजोन लेयर पतली होने से सूरज की जो हार्मफुल UV रेज हैं वो सीधे जमीन तक आ जाती और इससे इंसान, पौधे और एनिमल्स सब खतरे में आ जाते। इसलिए 16 सितंबर 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बना, जिसके तहत CFCs पर रोक लगा दिया गया। यानी इस बर्फीले कॉन्टिनेंट ने पूरे धरती को एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर से बचा लिया। दोस्तों आप तो जानते हैं कि हर कॉन्टिनेंट पर आज किसी न किसी चीज़ के लिए वार होता रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एंटार्क्टिका धरती का एक ऐसा मात्र कॉन्टिनेंट है जहां कभी कोई युद्ध नहीं हुआ। यह धरती का नो वार जोन है। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया दोस्तों क्योंकि 1959 में एक हिस्टोरिकल ट्रीटी हुई, द एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम। इसमें डिसाइड हुआ कि एंटार्क्टिका पर कोई देश दावा नहीं करेगा। यहाँ ना तो सेना होगी, ना युद्ध होगा और ना ही खनन का काम होगा। ये कॉन्टिनेंट सिर्फ साइंस और पीस के लिए है। ये ट्रीटी उस टाइम इसलिए ज़रूरी हो गई थी दोस्तों क्योंकि हर जगह की तरह यहाँ पर भी कई देश अपने अपने टेरिटोरियल क्लेम कर रहे थे। साथ ही कोल्ड वार का भी टाइम था, जिससे न्यूक्लियर टेस्टिंग का खतरा था और मिलिट्री बेस बनाने का डर था। अगर आज ये ट्रीटी ना होती फ्रेंड्स, तो शायद आज एंटार्क्टिका भी सियासी तोड़फोड़, मिलिट्री टेंशन, माइनिंग और पोल्यूशन से तबाह होता। फ्रेंड्स एंटार्क्टिका जो है वो सबसे ज़्यादा बर्फ वाला हिस्सा है। आपके अंदाजे के लिए बता दें कि अगर यहाँ की सारी बर्फ पिघल जाए तो समंदर का जो लेवल है वो लगभग 60 मीटर तक बढ़ सकता है। इसका मतलब ये है कि मुंबई, कोलकाता, न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो जैसे जो कोस्टल सिटीज़ यानी कि तटीय शहर हैं वो पानी में समा जाएंगे। इसीलिए फ्रेंड्स क्लाइमेट चेंज इसके लिए बड़ा खतरा बन चुका है, क्योंकि इससे एंटार्क्टिका का बर्फ जो है वो पिघल रहा है, जिससे कोस्टल सिटीज़ पर खतरा मंडरा रहा है। वैसे एंटार्क्टिका धरती का सबसे साफ कॉन्टिनेंट भी है, लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि वहाँ पर भी साइंटिस्ट ने बर्फ के नमूने में माइक्रोप्लास्टिक यानी कि प्लास्टिक के छोटे छोटे पार्टिकल्स और सूट पार्टिकल्स यानी कि ब्लैक कार्बन्स के पार्टिकल्स जो हैं वो पाए हैं, जो विंड या ओशियन करेंट्स के थ्रू इतनी दूर तक पहुंच गए हैं। सूट पार्टिकल से बर्फ काली होकर
हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, जिससे बर्फ़ जल्दी पिघल जाती है। और माइक्रोप्लास्टिक भी ये दिखाता है कि अब ह्यूमन पोल्यूशन जो है वो धरती के सबसे दूर कोने तक पहुंच चुका है। मतलब कोई भी कोना अब हम इंसानों से अनटच्ड नहीं बचा है। खैर, इन सब चीज़ों के बीच आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार हम भी एंटार्क्टिका जा सकते हैं या फिर नहीं। आपको जानकर बड़ी खुशी होगी दोस्तों कि एंटार्क्टिका अब सिर्फ साइंटिस्ट का नहीं बल्कि एडवेंचरस ट्रैवलर्स का भी डेस्टिनेशन बन चुका है। मतलब अब आम लोग भी वहां जा सकते हैं। हर साल बहुत सारे ऑथराइज्ड और परमिटेड टूरिस्ट स्पेशल क्रूज के थ्रू वहां पहुंचते हैं, लेकिन हर विजिटर को सख्त इन्वायरमेंटल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ गलती की कोई जगह नहीं। यहाँ एक छोटी सी चूक भी इन्वायरमेंट को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही दोस्तों, नासा और ईएसए जैसी स्पेस एजेंसीज के एस्ट्रोनॉट ट्रेनीज को एक्सट्रीम कोल्ड और आइसोलेशन एटसेट्रा की ट्रेनिंग यहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्स पर हालात लगभग ऐसे ही होंगे। मतलब ठंड, सूखा, सन्नाटा और इससे क्रिएट हुआ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। फ्रेंड्स, फ्यूचर में जब इंसान मार्स पर जाएगा तो एंटार्क्टिका उस मिशन की रिहर्सल बन चुका होगा। यानी एंटार्क्टिका आज धरती का सबसे बड़ा नेचुरल साइंस लैब है। तो अगर कुल मिलाकर कहें दोस्तों तो एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ नहीं बल्कि ये धरती की सांस है, धरती की मेमोरी है। इसके हर परत में वो समय दर्ज है जब इंसान अस्तित्व में भी नहीं था। और आज वही बर्फ वार्निंग भी दे रही है कि अगर हमने इसे नहीं बचाया तो अगली बर्फ की परत हमारी कहानी बताएगी। Well friends, how did you like this information? Please tell us in comment box and let's meet in another next interesting video. नमस्कार।